हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्तास बुक का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल। सो लेट्स स्टार्टेड। तो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो है जैक फिनी। तो यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले लिखा है बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। तो इसमें बोला है कि क्या आप लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, कुछ ऐसा ऐसी क्यूरियस घटना जो है वो एक्सपीरियंस की है जिसको अगर हम किसी और को बताते हैं तो वो बहुत हार्डली बिलीव कर पाता है। सो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी समरी बता देती हूँ कि इसमें एक मैन है जिसका नाम है चार्ली, और वो बहुत ही परेशान है। उसको मतलब बहुत ज़्यादा वार्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है और पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, तो उस वो दुनिया से बहुत परेशान है और वो एक ऐसे जगह पे जाना चाहता है जहाँ पे बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट हो, बिल्कुल शांति हो। और इस वजह से वो ऐसा सोचता है कि मैं इधर चला जाऊँ, मैं उधर चला जाऊँ, या फिर मैं पास्ट में चला जाऊँ। तो एक बार वो ऐसा एक्सपीरियंस करता है कि वो पास्ट में चला गया है। तो वो स्टोरी को देखते मतलब पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आएगा कि इस स्टोरी में है क्या। ओके, so, the president of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will feed on a stack of timetable that there are only two, but I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. ओके, तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है क्या। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एक ऐसा एरिया है, मतलब यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ से मेट्रोज़ जाती हैं, अलग अलग जगह के लिए मेट्रोज़ जाती हैं, और उसके लेवल्स हैं, जैसे फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल हो गया, थर्ड लेवल हो गया। लाइक किस तरीके से ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का फ्लोर है। ओके ओके, तो जैसे कि ये फ्लोर है, ये जैसे नॉर्मल ज़मीन है ना, वो है। इसके बाद इसके अंडरग्राउंड्स होते हैं ना, उस तरीके से नीचे एक फर्स्ट लेवल है जिस पे एक मेट्रो जाती है, अलग अलग नाम की मेट्रोज जाती हैं। देन उसके नीचे और एक सेकंड लेवल है जिससे और मेट्रोज जाती हैं अलग अलग तरीके की। देन थर्ड लेवल है। सो वो थर्ड लेवल की बात करा, एक बार उसके संग ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था कि वो एक बार थर्ड लेवल पे गया था और फिर उसके बाद वो पास्ट में चला गया, बट ऐसा कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था। देन उसके बाद जब वो फिर से जाता है वहाँ पे, वापस आ जाता है वो, फिर से जब वो जाता है थर्ड लेवल पे, तो उसको वो जगह नहीं मिलती है जहाँ से वो पास्ट में चला गया था। तो यही बात बोल रहा है कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि मैं पास्ट में चला गया और लेकिन अब मुझे वो जगह ही नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्या था थर्ड लेवल पे कि वो पास्ट में चले गए। एंड ये जो है ये स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स हैं जहाँ से वो नीचे उतरते हैं। ओके, सो उसके बाद जैसा कि हमने देखा, इन्होंने क्या बोला था, द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क। प्रेसिडेंट्स मतलब वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, यानी कि जो रेल कब आएगी, मेट्रो कब आएगी जाएगी, उसका टाइमिंग, डॉक्यूमेंट्स, बंडल वगैरह इकट्ठे करना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्रेसिडेंट्स बोला है यहाँ पे। ओके, अब कौन कौन है, जैसे न्यूयॉर्क सेंट्रल एक जगह है, वहाँ पर जो काम करते हैं वहाँ वो भी एक रेल एरिया वाला जगह है। सो वहाँ पे काम करने वाले लोग, एंड न्यूयॉर्क पे काम करने वाले, न्यू हेवन पे काम करने वाले, हार्टफोर्ड रेल रोड्स पे काम करने वाले, विल स्फीड मतलब कसम खाएंगे, स्फीड मतलब कसम खाएंगे ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। स्टैक मतलब बंडल टाइप का जिसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, एक एक करके बंडल बना हुआ रखा है, तो उसको स्टैक बोला है। जिसमें ऑफ अ टाइम टेबल्स, जिसमें क्या है, टाइम टेबल्स हैं कि रेल कब आएगी, ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी। देयर आर ओनली टू। तो वो लोग कसम खा के क्या बोल रहे हैं, उन स्टैक्स पे कसम खा के क्या बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देयर आर ओनली टू, वहाँ पे सिर्फ दो ही हैं, बट आई से देयर आर थ्री। तो उन लोगों का कहना है कि रियलिटी में जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पे सिर्फ दो ही लेवल हैं, ऐसा फर्स्ट और सेकंड, बट वो एक बार थर्ड पे चला गया और थर्ड से फिर वो कहाँ चला गया, पास्ट में चला गया। तो वो बोला है कि मैंने थर्ड देखे क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, पर वो लोग क्या कह रहे हैं, वो वहाँ पे जो काम करते हैं, कि नहीं वहाँ पे तो सिर्फ दो ही हैं। ओके, बट आई से देर आर टू, पर मैंने कहा कि वहाँ पे तीन थे, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑन द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर था। ओके, यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमोंग अदर्स। ओके, इसका क्या मतलब है, सो आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप्स का मतलब है कि अब ऐसी सिचुएशन में जब उसके संग इतना मतलब वो बहुत कंफ्यूज है कि मैं थर्ड लेवल पे गया था एक बार, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि थर्ड लेवल है ही नहीं, और मैंने खुद जाके फिर से देखा तो थर्ड लेवल था ही नहीं। तो अब उसे क्या करना चाहिए था, एक ऑब्वियस स्टेप जो कि सब लोग ऐसा होने के बाद सब लोग यही करते, तो मैंने भी वही किया। उसने क्या किया, अपना उसका एक फ्रेंड था, साइकेट्रिस्ट था,
कौन था? साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट मतलब जो मानसिक चिकित्सा होते हैं, है ना? जो मेंटली लोगों को मतलब अगर उनको कभी कुछ कंफ्यूजन वगैरह हो जाती है या फिर उनके दिमाग के हिसाब से जो डॉक्टर्स होते हैं, तो ऐसे उनका एक दोस्त था जो कि साइकेट्रिस्ट था, और अमोंग अदर्स, और उसके अदर और भी फ्रेंड्स थे उनके साथ, वो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से मिलने गया। ओके, सो आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो मैंने उसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया, एंड ही सेड इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वेकिंग ड्रीम का मतलब क्या है कि उसके जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसने बताया कि तुम ऐसा सोचते हो कि मैं पास्ट में चला जाऊं, बिकॉज मुझे इतनी मतलब ख़राब ज़िंदगी में, वो एक तरीके से परेशान हो चुका था आजकल की इस तरीके की दुनिया में रहकर, जहाँ पे बहुत सारा ग्रीड है, सब लोग लड़ाई करते हैं, बाहर चलना है एक देश से दूसरे देश से, तो वो बहुत परेशान हो जाता था इन सब से। इसलिए वो उसके विश क्या थी, उसका मन क्या करता था कि मैं एक पीसफुल जगह पे चला जाऊँ जहाँ पे शांति हो। और ऐसी जगह कब थी? जब वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले ही ऐसा टाइम था जब सब लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी, सब लोग इजीली अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। तो ये जो थर्ड लेवल से पास्ट में चले गए, ये क्या था? इसका ड्रीम था कि मैं ऐसा चला जाऊँ। ओके, ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। उसने कहा कि मैं अनहैप्पी हूँ आजकल, ठीक है, और वो था भी। That made my wife kind of mad. But he explained that he meant of the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it. तो जब उसने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने ऐसा कहा कि तुम बहुत अनहैप्पी हुई, तो ये सुन के उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी गुस्सा हो गई कि ऐसा क्या हो रहा है भाई कि ये जो बहुत परेशान है। ओके, तो उसने समझाया कि क्यों है वो इस तरीके से अनहैप्पी क्यों है। तो उसके साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड है उन्होंने समझाया कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो किससे भरा पड़ा है? इनसिक्योरिटी से, फियर से, डर से, वार से, ये जो अलग अलग विश्व युद्ध चल रहे हैं, वरी, चिंता से, एंड ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ इट, और इस तरीके की बहुत बुराइयों से। और यही कारण है कि दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, कि तुम यहाँ से निकल जाना चाहते हो, तुम यहाँ से कहीं चले जाना चाहते हो, किसी और जगह जाना चाहते हो। वेल, हु डज नॉट? एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, बट दे डोंट वंडर डाउन इन टू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो फिर चार्ली कहता है अपने फ्रेंड से, साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड है, कि वेल, कि ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं बहुत अनहैप्पी हूँ और इस वजह से मैं कहीं चला जाना चाहता हूँ, और इस वजह से ही मुझे थर्ड लेवल दिखा, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। बट मैं जहाँ तक जानता हूँ कि एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एवरीबडी मतलब बहुत सारे लोग परेशान हैं और सभी लोग ऐसा भाग जाना चाहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नीचे चले गए और थर्ड लेवल उनको दिख गया। मुझे ही क्यों दिखा? उसके मन में कन्फ्यूज़न थी कि मुझे ही ऐसा थर्ड लेवल क्यों दिखा, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं आजकल की दुनिया से, बट वो लोग क्यों नहीं गए? But that's the reason, he said, and my friends all agreed, everything points to it. हाँ, तो यही रीज़न था, ये जो मैंने क्वेश्चन उठाया कि मैं ही ऐसा, मेरे संग ऐसा क्यों हुआ, तो इस बात पर सारे मेरे फ्रेंड्स ने भी एग्री किया कि हाँ भाई ऐसा क्यों हुआ, और इन सभी लोगों ने इस बात पर पॉइंट किया, मतलब इस बात पर उन लोगों का ध्यान हुआ। तो दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल। अब उसने क्या किया? स्टैम्प कलेक्शन का एक एग्जाम्पल दिया। अब स्टैम्प कलेक्टिंग क्या होता है? तो पहले के जो लोग थे अमेरिका वगैरह के, वो स्टैम्प को कलेक्ट करते थे। स्टैम्प्स मतलब इस तरीके से नोटिस आते हैं जो कि अमेरिका में ये राष्ट्रपति का फ़ोटो और यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह होते हैं, तो इस तरीके के स्टैम्प्स होते हैं। और नए नए स्टैम्प्स, अलग अलग तरीके के स्टैम्प्स कलेक्ट करना बहुत सारे लोगों की हॉबी होती है कि वो लोग नए नए स्टैम्प कलेक्ट करें एंड देन उसको अपने पास सहेज कर रखें। देन फिर वो लोग देखते हैं कि मेरे पास कितने सारे स्टैम्प्स हो गए और उन्होंने कितना कलेक्ट करके रखा है। तो अब उसका ये वो बताते हैं कि स्टैम्प कलेक्टिंग की जो हॉबी है उसके बारे में वो बताते हैं। तो बहुत सारे लोगों की ना स्टैम्प कलेक्टिंग एक हॉबी होती है, बट जो चार्ली थे वो अपनी स्टैम्प कलेक्टिंग की हॉबी क्यों करते थे? वो ऐसा नहीं है कि बहुत हैप्पीनेस उनको मिलती थी, वो इसलिए करते थे। अब यहाँ पे बताया दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। रिफ्यूज़ मतलब क्या है?
छुटकारा पाना। ओके, तो ये टेम्पररी रिफ्यूज़ है। आप दुनिया से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो आप ऐसी चीज़ करना चाहोगे जिससे कि आप उसमें व्यस्त रहो और बाकी हम लोग को किसी से लेना देना नहीं है। तो वो ऐसा क्या करते थे, रिफ्यूज़ मतलब जो जिस चीज़ से वो परेशान हो रहे हैं बहुत, उससे रिफ्यूज़, उससे छुटकारा पाने के लिए टेम्पररी रूप से वो रियलिटी से छुटकारा पाने के लिए, अब टेम्पररी करेंगे ना, तो रियलिटी से छुटकारा पाने के लिए वो स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। तो उसने बोला कि ठीक है, पर मेरे ग्रैंड फादर जो थे वो भी स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे, स्टैम्प कलेक्टिंग उनकी भी एक हॉबी थी। तो वो तो ऐसा कुछ नहीं करते थे कि रियलिटी से छुटकारा पाने के लिए वो स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे, वो तो बस अपनी हैप्पीनेस, वो तो उनकी हॉबी थी तो वो करते थे। पर मैं ही ऐसा क्यों करता हूँ? थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। और जो चीज़ें थीं वो बहुत ही अच्छी थीं, नाइस थीं, पीसफुल थीं, शांतिपूर्ण थीं उनके टाइम में। ओके, फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। और जहाँ तक कि मैंने सुना है कि वहाँ पे मतलब उस टाइम पे बहुत पीसफुल लाइफ थी और उन्होंने ही मेरी जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है वो स्टार्ट करवाई थी। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली। तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने जो कलेक्शन किया है वो उनके ग्रैंड फादर ने ही स्टार्ट करवाया था। वो बता रहे हैं कि ये कलेक्शन जो है वो काफ़ी नाइस है, काफ़ी अच्छा है। ब्लॉक्स ऑफ फोर प्रैक्टिकली का मतलब ये है एवरी यूएस इश्यूज़। तो यूएस क्या करता था, मतलब जो अमेरिका के लोग, अमेरिका में क्या होता था कि 4 ब्लॉक का एक, मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से, ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। तो अमेरिका ऐसा 4 ब्लॉक का एक ऐसा स्टैम्प इशू करवाता था, तो वो भी उन्होंने कलेक्ट करके रखे हैं अपने कलेक्शन में। वो बता रहे हैं ऐसा। फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। फर्स्ट डे कवर्स किसे कहते हैं? जैसे पहले दिन ही कोई स्टैम्प यूएस ने ऐसे स्टार्ट करवाया है, तो वो लोग क्या करते थे, फर्स्ट दिन ही अपने नाम से एक स्टैम्प जो है वो खुद ही ऑर्डर करते थे एंड वो उन्हीं के पास रहता था। तो उनके पास एक फर्स्ट डे कवर भी होता था एंड सो ऑन। और इसी तरह बहुत सारे प्रेसिडेंट्स रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू यू नो। तो और फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे उस टाइम पे होंगे, या फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो, तो वो भी स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी थी वो भी उनके पास भी थी, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे। ओके, एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंटर। तब वो बोलते हैं ठीक है, एनीवे मतलब ठीक है रहने दो, ये स्टैम्प कलेक्शन की बात लेकर कहाँ बैठ गए। अब हम लोग किस पे आते हैं कि क्या हुआ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे, वो बताएंगे अब वो। ओके, क्या हुआ रियलिटी में, वो इतना क्यों चिंतित है। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस. I was in hungry to get up down to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central Station because it's faster than the bus. So उन्होंने बताया कि एक रात में, वन नाइट लास्ट समर, एक रात में, लास्ट जो गर्मियाँ थी उसकी एक रात में मैं ऑफिस से आने से काफ़ी लेट हो गया था और मैं काफ़ी हंग्री, मतलब हंग्री नहीं है, हरी है। आई वॉज इन हरी, मैं बहुत जल्दी में था अपने घर जाने के लिए। अपार्टमेंट मतलब अपार्टमेंट, उन्होंने अपार्टमेंट क्या होता है जहाँ पे हमें जाना है, तो वो घर ही है ना एक तरीके से, तो घर जाने के लिए मैं काफ़ी जल्दी था। सो आई डिसाइडेड, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं एक सबवे लूँगा, शॉर्टकट रास्ता लूँगा, ग्रांड सेंट्रल में चला जाऊँगा मैं और वहाँ से मेट्रो से चला जाऊँगा, क्योंकि ये क्या है, फास्ट है, वो बस पकड़ूँगा उससे फास्ट ये मुझे घर पहुँचा देगा। वो काफ़ी जल्दी में थे। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। तो उन्होंने बोला कि मैं एक काफ़ी साधारण सा इंसान हूँ जिसका नाम है चार्ली। उन्होंने अपना नाम डिक्लेयर किया कि मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, तो 31 उनकी एज है। एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 gabardine सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विथ अ फैंसी बैंड। और उन्होंने क्या पहना था, उन्होंने एक ये 10 गाबार्डिन जैसा एक सूट पहना था और एक स्ट्रॉ हैट थी, मतलब जो ऐसी हैट होती है ना, उसमें से स्ट्रॉ जैसा डिज़ाइन था और उस पर एक फैंसी बैंड था, तो वो मैंने कपड़े पहने थे। आई पास्ड अ डोजन मैन
हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, और मैंने ऐसे लोग देखे जहाँ जो मेरे तरह ही दिखते थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं उस टाइम पे थका हुआ था, जल्दी जाना चाहता था घर पे। मैं ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहा था कि मुझे इन सब से भागना है। और आई जस्ट वॉन्ट टू गेट होम टू लोइज़ा माई वाइफ। उन्होंने अपनी वाइफ का नेम डिक्लेयर किया लोइज़ा। तो मैं तो सिर्फ सीधे घर जाना चाहता था अपनी वाइफ के पास, लोइज़ा के पास। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level. तो मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू, अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बड़ा है और वहाँ पे अलग अलग एवेन्यू है, अलग अलग जगह हैं उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाने के लिए। तो वो एक ऐसे एवेन्यू से गए थे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जिसका नाम था वेंडरबिल्ट एवेन्यू। और नीचे मैंने बताया ना आपको अंडरग्राउंड थे, उनके जो फ्लोर्स थे अंडरग्राउंड्स थे। तो मैं फर्स्ट लेवल पे गए, डाउन मतलब तरीके से थी तो वो नीचे जा रहे थे, तो इसलिए बोला उन्होंने डाउन स्टेप्स। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। ओके, तो जहाँ से आप लोग ट्रेन्स ले सकते हो, लाइक 20th सेंचुरी ट्रेन का नाम है। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। और उसके बाद ये फर्स्ट लेवल पे उनको नहीं जाना था, तो वो नीचे वाली लेवल पे गए स्टेयर्स से। ओके, फ्लाइट को वो स्टेयर्स को ही फ्लाइट कह रहे हैं। तो मैं सेकेंड लेवल पे चला गया। वेयर द सबअर्बन ट्रेन स्लीप फ्रॉम डक्ट इनटू एन आर्क्ड लेवल, आर्क्ड डोरवे हीडिंग फॉर द सबवे। तो जहाँ पे सबअर्बन ट्रेन्स मतलब जो बाहर का एरिया होता है, आउटर एरिया होता है, जैसे गांव वगैरह के लोग होते हैं, वहाँ की ट्रेन्स जाती थी वहाँ से। ओके ओके, उसके बाद उन्होंने ऐसे बताया ट्रेन्स जाती हैं। देन डक्ड इनटू आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर सबवे। तो एक वहाँ पे से एक रास्ता जा रहा था, इस तरीके का डोरवे था उसका, आर्क जैसा, और एंड गॉट लॉस्ट। और वहाँ पे कोई भी जाता था तो वो, और मतलब जाते जाते वो एक जगह लॉस्ट हो गया। ओके, दैट्स ईजी टू डू। ये कहना तो बहुत ईजी है, बट ये रियलिटी में क्या था उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन 100 ऑफ टाइम्स। और वो कह रहे हैं कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 100 से भी ज़्यादा टाइम में गया हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। बट हर बार मैं जाता हूँ तो मैं किसी अलग से, मतलब मैं जाता तो हूँ बट आने के टाइम पे मैं कहीं और निकल जाता हूँ। वंस आई गॉट इन टू टनल अबाउट अ मील लॉन्ग एंड कैम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। तो एक बार मैं ऐसा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक टनल होता है, टनल मीन्स ऐसा हम लोग जब मोड़ते हैं, तो वहाँ पे मोड़ा और कहाँ पे निकला, मैं रूजवेल्ट के होटल की लॉबी में निकला। तो ये कैसे हो सकता है, लॉबी मीन्स एक बहुत ही बड़ा रूम है ना, तो वहाँ पर निकला, ऐसा हो ही नहीं सकता, उन्होंने बताया। अनदर टाइम आई कैम अप इन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। और एक बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ही किसी दरवाजे से मैं गुजर रहा था, तो वहाँ से मैं कहाँ पहुँच गया, एक ऑफिस बिल्डिंग पे पहुँच गया, जो कि कहाँ पे है, 46 स्ट्रीट में है, और 3 ब्लॉक अवे, मतलब जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके 3 ब्लॉक छोड़ के वो स्ट्रीट है, वहाँ पे पहुँच गया मैं। तो ये ऐसी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो चीज़ें। Sometimes I think Grand Central Station is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to Center Park, and maybe. So, ये क्या बता रहे हैं चार्ली कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ट्री की तरह है, जैसे लाइक ये एक ट्री है और ये कैसा बना है, इसकी ये रूट्स हैं, है ना, तो इस तरीके से अलग अलग रूट्स हैं। सो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन लाइक अ ट्री है जो कि अलग अलग रास्ते, अलग अलग कॉरिडोर्स, अलग अलग टनल्स निकालता है और कहीं कहीं पे भेज देता है, पुश कर देता है। एंड दैट्स देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट। तो शायद वहाँ पे एक बहुत ही लंबा टनल है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जहाँ से लोग कहीं कहीं चले जाते हैं। अब इसका वो कारण बताते हैं। बिकॉज ऑफ सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट। तो क्योंकि ऐसा इसलिए हो सकता है शायद क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग बहुत सारे सालों से यहाँ से कहीं कहीं जाते जा रहे हैं, मतलब कहीं कहीं, मतलब उनका एक यहाँ से बैठते हैं और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ से एग्जिट करते हैं। अ वे टू एस्केप
और शायद ये भागने का एक रास्ता भी है। Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. बट मैंने ये सोचा ही कि शायद ये ऐसा कुछ है इसमें, इस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में, बट मैंने ये साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया। The corridor I was in began angling left and slanting downwards, and I thought that was wrong, but I kept on walking. So जब वो क्या कहते हैं सेकंड उसमें पहुँचे थे, सेकंड लेवल पे पहुँचे थे, तो वहाँ से एक कॉरिडोर उनको दिखा था जो कि आर्क जैसा शेप का था, मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे वो एंगलिंग, वो बाईं ओर एंगलिंग, लेफ़्ट का मतलब यह है बाईं ओर मुड़ना, तो उस कॉरिडोर की तरफ वो बाईं ओर इस तरीके से मुड़ के चले गए। स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, बिकॉज वो रास्ता नीचे की ओर जा रहा था, तो स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स का मतलब है नीचे की ओर ढलान, ठीक है, तो वो नीचे की ओर जा रहा था। आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, मुझे लगा था कि शायद कुछ गलत है, बट फिर भी मैं चला जा रहा था। All I could hear was the empty sound of my own footsteps. I didn't pass a soul. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. तो अब वो क्या बताते हैं कि मैं क्या सुन पा रहा था, मैं कुछ नहीं सुन पा रहा था उस टाइम पे। जब मैं उस कॉरिडोर के अंदर गया और नीचे की तरफ जा रहा था, तो मैं सिर्फ अपने फुटप्रिंट्स की आवाज़ जो होती है ना, चलने की जो आवाज़ होती है, वो चल पा रहा था। और उसके बाद उन्होंने क्या सुना, उसके बाद उन्होंने क्या सुना, रोअर मतलब दहाड़ना होता है जैसे, लेकिन बहुत सारे लोगों की उन्होंने आवाज़, दहाड़ना मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ जो होती है ना, वो उन्होंने सुनी। ऐसा लग रहा था कि जो कॉरिडोर के बाहर एक ओपन स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, और जो टनल है ना वो शार्प बिल्कुल लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। आई वेंट डाउन अ short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. और मैं उसके साथ साथ जाता गया, और शॉर्ट फ्लाइट मतलब स्टेयर्स, तो स्टेयर्स से मैं जाता गया और मैं कहाँ पे आ गया, थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में आ गया। फॉर अ जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। तो कुछ टाइम के लिए उन्हें क्या लगा कि वो शायद सेकेंड लेवल पर ही हैं। ओके, but I say the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates. So उन्होंने बोला कि बट उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे जो रूम थे वो स्मॉलर थे, किसकी तुलना में, सेकेंड लेवल पे जो रूम्स थे ना वो बड़े बड़े थे, बट थर्ड लेवल पे देखा तो काफ़ी छोटे छोटे रूम्स थे। एंड देयर वर फेवर टिकट विंडोज़, और बहुत कम टिकट विंडोज़ थी, ट्रेन गेट्स भी कम थे। एंड इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंट्रल वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन बूथ जैसे कि एक खिड़की टाइप होती है, विंडो होती है ना, जहाँ से इंफॉर्मेशन के लिए लोग होते हैं और वहाँ से हम लोग कुछ भी पूछ लेते हैं कि ये ट्रेन कब आएगी कब जाएगी, तो वो इंफॉर्मेशन बूथ होता है। वो काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा था, ओल्ड लुकिंग था, एंड लकड़ी का था वो। And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeves protector. The lights were dim and sort of flickering. Then I say why. They were open flame gas lights. Okay. अब इंफॉर्मेशन बूथ में एक आदमी बैठा था जो कि काफ़ी पुराने टाइप के कपड़े पहना था, तो उन्हें काफ़ी अजीब लग रहा था। जैसे ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग स्लीव्स प्रोटेक्टर था उनके पास, और उन्होंने चारों तरफ देखा तो लाइट्स डिम हो रही थी, मतलब बहुत कम कम लाइट आ रही थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और फ्लिकरिंग मतलब ऐसे झप 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 झपक रही थी। देन आई से वाई, तो मैंने देखा ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने क्या देखा, देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट। क्यों, वो क्या थी, ओपन फ्लेम गैस लाइट थी। इस तरीके से होता है ना, जैसे उसमें जलता रहता है, तो इस तरीके की जो लाइट्स थी वो थी वहाँ पे। देयर वर ब्रास स्पिटोन्स ऑन द फ्लोर। ब्रास मतलब जो आई थिंक तांबे की स्पिटोन्स थी वहाँ पे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. और अक्रॉस द स्टेशन के दूसरे तरफ मैं उनकी आंखों में एक लाइट सी पड़ी, तो उन्होंने देखा क्या मतलब क्या है वो, तो उन्होंने देखा कि एक मैन है, एक आदमी है जो अपनी गोल्ड वॉच को
निकाल रहा है कहाँ से, अपनी वेस्ट पॉकेट से। वेस्ट मतलब जो अम, अंदर ऐसे कोट वगैरह के अंदर जो पॉकेट्स होती हैं उनको वेस्ट पॉकेट्स कहते हैं। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड। सो स्नैप्ड मतलब सडनली, ही सडनली ओपन द कवर, बिकॉज पुराने ज़माने में जो वॉच होती थी उनमें क्या होता था, इस तरीके से उनके ऊपर कवर होता था जिसको ऊपर उठाकर और फिर वो टाइम देख लेते थे, देन बंद करके अपनी पॉकेट में रख लेते थे। तो उन्होंने, जो आदमी था उसने क्या किया, वॉच का जो ढक्कन है वो सडनली खोला एंड वो ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, बिल्कुल चमकदार उसकी जो वॉच थी वो दिखी। ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टेनी लैपल्स। ओके, तो वो अलग तरीके की एक हैट पहना था, ब्लैक में उसने सूट पहना था जिसमें 4 बटन्स थे। ओके, और उस सूट में कितनी टिनी लैपल्स थी। टिनी लैपल्स क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। पहले लोग क्या था, ये इस तरीके से ये जो इसने पहना ना, इसको लैपल्स बोलते हैं। और ये पहले के ज़माने में टिनी पहनते, मतलब काफ़ी छोटी छोटी लैपल्स होती थी उस सूट में जो भी पहनते थे। बट अभी जो अभी प्रेजेंट में लोग बड़ी बड़ी लैपल्स की पहनने लगे हैं। एंड ही हैड बिग ब्लैक हैंडलबार माउस चैच, और उसके पास क्या नहीं, काफ़ी बड़ी काली काली माउस चैच दाढ़ी थी। हेडल बार क्या होता है, जैसे इंसान है और ये इसके ईयर्स हैं, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी हेडल्स पीस, मतलब ऐसा कान के पास में जो बाल, आई थिंक बार जो काटते हैं ना, वो काफ़ी बड़े बाल छोड़ते थे तो उसको हेडल बार कहते हैं। Then I looked around and saw that everyone in that station was dressed like 1890 something. तो उसके बाद उन्होंने जब आसपास गौर किया तो उन्होंने देखा कि आसपास के जो लोग हैं वो किस तरीके की ड्रेस पहने थे, 1819 टाइप की ड्रेस पहने थे, काफ़ी पुराने ज़माने की। आई नेवर सॉ मैनी बियर्ड साइडबर्न्स एंड फैंसी माउस स्ट्रेच इन माई लाइफ। तो मैंने आज तक कभी भी ऐसा बहुत लंबी बड़ी बड़ी बियर्ड्स, मतलब दाढ़ी रखे हुए लोग, साइडबर्न्स जैसा मैंने आपको बताया, एंड फैंसी जो माउस स्ट्रेच हैं, वो मैंने आज तक नहीं देखा इतने सारे लोगों को ऐसा कुछ करे हुए। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। अब एक ट्रेन गेट में से वुमन आती है। शी वॉर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। तो जो उन्होंने वुमेन देखी थी वो किस तरीके से ड्रेस उसकी थी, बटन स्लीव्स लाइक उसकी ड्रेस थी। अब मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से फुल ऑफ स्लीव्स और नीचे इसका हाथ इस तरीके से, तो ये इसका हाथ है, ओके, फिंगर्स हैं ये। सो इस तरीके से यहाँ पे फूला होता है और नीचे की तरफ, तो इस तरीके से ये मटन टाइप की स्लीव्स थी और ऐसा ज़्यादातर पुराने ज़माने में लोग पहनते थे। ओके, एंड क्या था, स्कर्ट था। स्कर्ट कहाँ तक थी, हाई बटन, उसके बहुत लंबे लंबे शूज़ थे, वहाँ तक उसकी स्कर्ट थी। ओके, बैक ऑफ हर आउट ऑफ on the track I caught a glimpse of a locomotive, a very small carrier and aways क्या है ये, locomotive with a funnel shaped stack and then I नहीं, तो इसका मतलब और कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि इन्होंने जब उस लेडी से अपनी आँख हटाई तो उन्होंने देखा कि एक लोकोमोटिव नाम की एक ट्रेन या बस ट्रेन होती है, और जो इस तरीके ये जो कंपनी है ना, कुरियर्स एनिवर्स, ये उस टाइम पे बनाती थी, तो वो मैंने देखी। एंड देन आई ने, और तब मुझे पता चला कि वो पास्ट में आ चुके हैं। जब उनको ये पता चल गया था कि अब मैं शायद पुराने ज़माने में आ गया हूँ, तो उसका टू मेक श्योर, तो उसको उसकी श्योरिटी के लिए आई वॉकड ओवर टू अ न्यू बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स ऑफ हिज फीट। तो मैं कहाँ पे गए, वो कहाँ पे गए, न्यूज़ बॉय के पास गए और वहाँ से जो पेपर का स्टैक था उन्होंने वो देखा। इट वॉज द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। तो जब उन्होंने न्यूज़पेपर देखा तो वो कौन सा न्यूज़पेपर था, वो द वर्ल्ड था, जो कि काफ़ी ये इस तरीके का न्यूज़पेपर था और उसका नाम था द वर्ल्ड, और काफ़ी टाइम से वो पब्लिश नहीं हुआ है, वो बताते हैं। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड। तो
तो वहाँ पे जो स्टोरी थी, वहाँ पे जो ऊपर हेडलाइन होती है ना, उसमें क्या लिखा था, किसके बारे में बता रही थी वो, क्लेवेंट प्रेसिडेंट के बारे में बता रही थी, जो काफ़ी पुराने थे. आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड इन जून 11, 1894. तो उन्होंने ये देखा जब कि ये कब का है, तो देखा कि जून 11 का है. 11 जून में वो पब्लिश हुआ था 1894 में. और उसमें क्लेवेलैंड जैसे उनकी बात थी, जो कि काफ़ी पुराने थे, शायद वो डेड भी हो गए थे उस टाइम तक. और तब वो समझ गए कि मैं शायद पास्ट में आ चुका हूँ. आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो knowing that here on the third level at Grand Central I could buy a ticket that would take Louisa and me anywhere in the United States we want to go. तो उसके बाद वो कहाँ पे चले गए, कहाँ पे टर्न उन्होंने किया, टिकट विंडो की तरफ उन्होंने वो गए. तो उन्होंने क्या सोचा उस टाइम पे, आई कुड बाय, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं टिकट विंडो के पास जाता हूँ और मैं क्या दो टिकट्स खरीदता हूँ, लुइसा के लिए और उस चार्ली के लिए, लुइसा के लिए और मेरे लिए, जिससे कि हम यूनाइटेड स्टेट में कहीं पे भी जा सकते हैं जहाँ पे हमें जाना है. इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग एयरलाइंस. तो क्योंकि उन्होंने देखा था न्यूज़पेपर में, कौन सा सन था, 1894, और ये उस टाइम का एरा था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुआ था, यानी कि काफ़ी पीसफुल जगह थी. और उस टाइम पे जो गेल्सबर्ग नामक स्थान है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा शांतिपूर्ण एक स्थान था. सो वो लोग वहाँ पे जाना चाहते थे, वो वहाँ पे जाना चाहता था. अब जो होता है वो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोगों से कि हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी वहाँ पे गए हो. इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये काफ़ी वंडरफुल टाउन था उस टाइम तक, विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, काफ़ी अच्छे हाउसेज थे वहाँ पे, बिग ओल्ड फ्रेम वाले, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडियस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवर हीट एंड रूफ द स्ट्रीट. तो यहाँ पे ट्रीज़ के बारे में क्या बताना है कि ना, जो ट्रीज़ थे उनकी जो ऊपर की ब्रांचेस थी, वो छत की जो रूफ होती है ना, वो उस तरीके से उनके ऊपर तक जा रही थी, ऐसे लटक सी रही थी. तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो दृश्य था. और वो वहाँ पे इसलिए जाना चाहते थे बिकॉज उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था वो. एंड इन 1894 summer evening were twice as long and people sat out of their lawns and men smoking cigar and talking quietly. The woman waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world to be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 in the future. I wanted 2 tickets for that. अब उन्होंने क्या कहा इसमें वो हम समझते हैं कि जब 1894 का टाइम था, वो उसकी जो समर थी वो काफ़ी अच्छी बीतती थी वहाँ पे. इवनिंग में, शाम के टाइम पे वो लोग वहाँ पे बैठते थे और लोग वहाँ पे बैठते थे, लॉन्स में बैठते थे अपने घर के. और वहाँ पे जो मैन थे वो स्मोक करते थे वहाँ पे बैठे बैठे एंड बातें करते थे क्वाइटली. द वुमेन्स वेविंग पाम लीव्स फैंस, और वो जो वुमेन्स थी वो पाम लीव्स जो थी ना, उसको हिला हिला के हवा करती थी. विद द फायर फिल्स ऑल अराउंड, और ऑल अराउंड काफ़ी मतलब अच्छा लगता था. इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और काफ़ी शांतिपूर्ण जगह थी. और अब यहाँ बताया टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार को. अब उस टाइम पे 1894 का जो टाइम है वो एक ऐसा टाइम था कि जिसके 20 ईयर्स के बाद हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड 40 ईयर्स के बाद हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो उन्हें तो कोई चिंता नहीं थी, वो आराम से यहाँ पे रह सकते थे. ओके, एंड आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट, इसीलिए मुझे वहाँ के लिए 2 टिकट्स चाहिए थे. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband. So जो वहाँ पे बैठे हुए लोग थे, यानी जो इंफॉर्मेशन बूथ में जो एक क्लर्क बैठा था, वो दिखने में तो अच्छा खासा लग रहा था, और वो ग्लैंस मतलब घूर रहा था मेरी फैंसी हेडबैंड को.
फेयर मतलब किराया, ओके। एंड ही हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, तो उसके पास इनफ 2 टिकट थे 1 वे के लिए, मतलब जाने के लिए, एक रास्ते के लिए उसके पास 2 टिकट थे। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। पर उसके बाद जब चार्ली है वो काउंट करने लगते हैं मनी, अपने पॉकेट में से निकाल के मनी काउंट करने लगते हैं, तो जो इस क्लर्क है वो उनको घूरने लगता है, स्टेयरिंग यानी कि घूरना। He nodded at the bills. That is money, mister, he said. And if you are trying to skin me, you would not get very far. So यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बिल की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि देखो, पहले के टाइम पे किसी दूसरी कंट्री या दूसरे टाइम के जो नोट्स होते हैं उनको रखना एक कानूनन अपराध होता है। सो वो कहते हैं कि ना ये मनी यहाँ पे नहीं चलेंगे। एंड अगर तुम मुझे स्किन मी का मतलब यहाँ पे है बेवकूफ़ बनाना, कि अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, यानी कि तुम ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं टिक पाओगे। ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और वो अपने पास में रखे ड्रॉर को, कैश के ड्रॉर को वो देखने लगता है। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एंड एज big as the money we use nowadays and different looking. I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail even in 1894. So अब चार्ली हमें ये बता रहे हैं कि जो कितने पहले के जो मनी थे और जो अभी जिस टाइम पे चार्ली थे उस टाइम का जो मनी था वो उनमें काफ़ी डिफरेंस था, क्योंकि पहले वाले क्या थे, जो अभी यूज़ कर रहे हैं उससे काफ़ी छोटे थे, और जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी बिग थे, ओके। एंड डिफरेंट लुकिंग था वो। उसके बाद वो बोलते हैं आई टर्न्ड अवे, कि मैं पीछे मुड़ा एंड वहाँ से बहुत जल्दी निकल गया, बिकॉज अब पहले के टाइम का जो जेल थे वो काफ़ी बेकार थे। हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा ही है, तो उन्होंने बताया कि देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल। तो तब के टाइम के जो जेल थे वो काफ़ी बुरे थे और उन्हें वहाँ पे नहीं जाना था, एंड क्योंकि ये कानूनन अपराध था इसलिए वो वहाँ से जल्दी से चले गए। And that was that. I left the same way I came. I suppose next day during lunch hour I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and brought old style currency. That really worried my psychiatrist friend. So इस इंसिडेंट के बाद वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले जाते हैं, ओके, सेम वे, मतलब जिस रास्ते से वो आए थे उस रास्ते से वो चले जाते हैं। एंड नेक्स्ट डे, अगले दिन ही उन्होंने क्या किया, लंच के टाइम पे वो उन्होंने अपने बैंक में से कितने $300, क्योंकि जो वहाँ पे वो रहते हैं वहाँ की करेंसी डॉलर्स में है, सो $300 उन्होंने अपनी बैंक से निकलवाए, और जो कि उनकी जो सेविंग्स थी उनके पास जो थे वो $300 उन्होंने निकलवा लिए, और उसको किस में कन्वर्ट करा लिए, ओल्ड करेंसी में। ओल्ड करेंसी जो कि पहले के टाइम पे चलती थी उनको हम लोग कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे जो रुपए जैसे 300 रुपीज़ उन्होंने दिए, और उसको अगर वो कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उससे थोड़े कम रुपए कन्वर्ट होकर उनको मिलेंगे। जैसे 300 है तो शायद 200 ही मिले, है ना, तो वो बहुत कम मिलते हैं। जब ये बात उनके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को पता चली तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया कि मेरा फ्रेंड ये क्या कर रहा है, इतने लॉस में जाने के बाद भी वो अपनी करेंसी वगैरह चेंज करा रहा है और कहाँ पास्ट में जाने की बात कर रहा है। सो यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, बट you have to pay a premium. My $300 about less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1890. सो वही कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को कन्वर्ट कराना है अपनी करेंसी को तो आपको एक प्रीमियम देना पड़ेगा। लाइक जैसे कि हम लोग को अगर कोई कन्वर्ट कराने हैं कोई करेंसी को, तो उससे पहले आपको कुछ रुपए उन्हें देना होगा ताकि वो कन्वर्ट करें, ऐसे ही फ्री में नहीं हो जाता, ओके। मैं $300 प्राउड लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल, तो जो मेरे 300 रुपीज़ जो मैंने उनको दिए थे वो मुझे कितने 200 से भी कम रुपए मिले मुझे, बट आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। सो जो उन्होंने रुपए निकलवाए थे उनसे क्या आ सकता था, 13 सेंट्स अ डोज़न, यानी कि उससे इतने, एक डोज़न मतलब क्या होता है, एक दर्जन, जिसमें 12 पीसेस होते हैं। सो 12 उनको एक्स मिल सकते थे जितने उन्होंने रुपए निकलवाए थे, कब 1894 में। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड टू ऑफन इनफ।
सो फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं, जब उन्होंने अपनी करेंसी चेंज करा ली तो उसके बाद उन्हें फिर वो कॉरिडोर नहीं दिखा। कौन सा कॉरिडोर? जहाँ से वो थर्ड लेवल में गए थे और वहाँ से वो पास में चले गए थे, जो कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट वो गए थे एंड वहाँ से कहाँ चले गए थे? पास में चले गए थे। और उन्होंने काफ़ी ट्राई किया उसको ढूंढने की, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला। लुइसा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड didn't want me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. So जो उनकी वाइफ थी लुइसा, वो काफ़ी परेशान हो गई थी जब मैंने उसे बताया इस सब के बारे में, और वो ये नहीं चाहती थी कि मैं फिर से वो थर्ड लेवल पे जाऊँ, उसको देखूँ। और एक टाइम तक जब मैं बहुत थक गया इसको ढूंढते ढूंढते और मुझे नहीं मिला, तो वो रुक गए वहीं पे। अब उन्होंने ढूंढना भी बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैं कहाँ चला गया? अपनी स्टैम्प कलेक्टिंग की जो हॉबी है, तो वो अपने स्टैम्प्स को देखने के लिए चले गए। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज़ स्टिल हेयर। तो रुक गए, लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी। वो डेली तो उसको ढूंढना बंद कर दिया, बट वीकेंड में, हफ्ते के लास्ट डे में वो जाते थे और थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनके पास प्रूफ था। ये सब प्रूफ वो, क्योंकि चार्ली खुद गया था, इसलिए उनके पास एक प्रूफ था कि हाँ कुछ ना कुछ तो वहाँ पे है, जिससे कि वो पास्ट में चले गए थे। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड। अब उनका जो फ्रेंड सैम वेनियर, ये वही साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है जिससे उन्होंने अपनी सारी स्टोरी बताई थी कि ऐसा समय से हुआ। नोबडी, तो वो एकदम से गायब हो गए थे। डिसअपियर मीन्स वो एकदम से गायब हो गए थे, वो किसी को मिल नहीं रहे थे, तो वो एक जगह से गायब हो गए थे। नोबडी ने वेयर, किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गिलबर्ग्स. I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he is all right in 1894. तो किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चले गए हैं, बट अब जो चार्ली है वो सस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि शायद वो वहीं गेल्सबर्ग में चला गया, 1894 के टाइम पे चला गया है, क्योंकि सैम क्या एक सिटी बॉय है और वो काफ़ी पसंद करता है उस जगह को। अब वो उसके बारे में, गेल्सबर्ग के बारे में बोलता रहता है कि बहुत अच्छी प्लेस है। और वो उस टाइम पे जब स्कूल जाते थे तब वो बताते थे कि उन्हें उस प्लेस की साउंड काफ़ी पसंद है और शायद वो अभी उसी जगह पर है। बिकॉज वन नाइट फजिंग विथ माई स्टैम्प्स कलेक्शन, तो एक रात में वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन जो था ना उसको देख रहे थे। आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़। तो अब उन्होंने क्या देखा, अब वो पहले तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? तो पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे कवर किसे कहते हैं, बट इन्होंने अब एक्सप्लेन किया है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज़ इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. तो चार्ली बताते हैं कि फर्स्ट डे कवर होता क्या। तो वो बता रहे हैं कि जब अमेरिकन गवर्नमेंट एक नया स्टैम्प जो है इशू कराते हैं, तो जो स्टैम्प कलेक्टिंग की हॉबी करने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो खुद के ही नाम से एक उसी डे पे, जब वो इशू करते हैं उसी डे पे वो खुद के ही नाम से एक एनवेलप जो है वो मेल कर देते हैं। और उस पे, तो उस एनवेलप पे क्या जाता है, यानी कि वो उस स्टैम्प पर उस फर्स्ट डेट लिखी होती है, ओके, बट उसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं होता, वो ब्लैंक पेपर होता है, ओके। तो यही है फर्स्ट डे कवर। That night, among my oldest first day covers, I found one that should not have been there. तो एक रात जब वो अपने बहुत पुराने फर्स्ट डे कवर्स को देख रहे थे, तब उन्होंने क्या देखा कि उनमें से एक नहीं है, बट देयर इट वॉज। तो जब वो उनको देख रहे थे तब उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि वहाँ पे एक फर्स्ट डे कवर था जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड। तो जब उन्होंने देखा कि ये कौन सा है, उनको पहली बार दिखा वो,
तो एनवलप में एक एड्रेस लिखा था जो कि उनके ग्रैंडफादर के नाम से था और जो कि गेल्सबर्ग शो कर रहा था। अब क्योंकि पहले के टाइम पे जो उनके ग्रैंडफादर थे वो गेल्सबर्ग में रहते थे, तो किसी ने गेल्सबर्ग में उनको मेल किया था और वो फर्स्ट डे कवर उनके पास कैसे आया। ओके, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to branded in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. Okay. तो जब उन्होंने उस पर डेट देखी तो डेट क्या थी, जुलाई 1894, और जो उसमें पोस्ट मार्क क्या शो कर रहा था, जो कि पोस्ट मार्क में ये डेट लिखी थी वो शो कर रहा था ये डेट को। और मैंने अभी तक मुझे रिमेंबर नहीं हुआ कि मैंने कहाँ ये डेट देखी है, मतलब उनको देखी जानी पहचानी ऐसा कुछ लग रहा था। अब जो स्टैम्प था वो किस तरीके का डल ब्राउन हो रखा था, मतलब थोड़ा पुराना टाइप का था। और उस पर जो पिक्चर थी वो किसकी थी, प्रेसिडेंट की थी। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे गारफील्ड, उनकी पिक्चर थी। Naturally, when the envelope came to granted in mail, it went right into his collection and stayed there. तो उन्होंने कहा कि जैसे ये तो ऐसे ही मेरे पास आ गया, जैसे कोई किसी को मेल करता है और उसके पास आता है, तो वो मेरे पास किस तरीके से आ गया ये वो सोच रहे हैं। Till I took it out and opened it. और उसके बाद उन्होंने ये लिया और उसको खोला। The paper inside was not blank, it read. तो बेसिकली जो होता है वो ब्लैंक होता है ऐसे फर्स्ट डे कवर्स, बट ये ब्लैंक नहीं था, इसमें कुछ ना कुछ लिखा था। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट डे कवर। एंड अब इसमें क्या क्या लिखा है, इसमें सबसे पहले तो एड्रेस लिखा है गेल्सबर्ग में, जहाँ पे उनके ग्रैंडफादर पहले रहा करते थे। ओके, सो ये विलियम स्ट्रीट गेल्सबर्ग। एंड डेट लिखी है जुलाई 1894, चार्ली। अब नेम इसमें चार्ली लिखा है, ये देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं वो कि इसमें नाम क्या है, चार्ली है। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। तो जब मैं गया तब मुझे विश्वास हुआ कि तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली ये सब सच है। अब वो किस बारे में बात कर रहे हैं, वो उस थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं जहाँ से पास्ट में वो चले गए थे, यानी कि 1894 में चले गए थे। आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स। और मैंने वो थर्ड लेवल ढूंढ लिया है और मैं वहाँ पर 2 हफ्ते से हूँ। एंड राइट नाउ, और वहाँ पे ही अभी भी वहीं पर हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो एंड दे ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम। सो वहाँ पे जो गली है ना, तो वहाँ पे कोई पियानो बजा रहा है, कोई सिंग कर रहा है, मतलब गाना गा रहा है। कौन सा, सीइंग नेली होम, ऐसा एक गाना गा रहा है। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेट, और मैं वहाँ पे इनवाइट किया गया हूँ ऐसी जगह पे, एक अच्छी जगह पे। कम ऑन बैक चार्ली, कम ऑन। तो वो बोल रहे हैं कि तुम भी जल्दी से आ जाओ चार्ली एंड लोइजा। कीप गोइंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल को ढूंढते रहो जब तक वो मिल नहीं जाता। इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी। और ये काफ़ी अच्छा है, मेरा विश्वास करो। ओके, तो ये लिखा था। अब ये किसने भेजा होगा, ये वही साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो कि काफ़ी टाइम से गायब है, उसी ने ये भेजा है। नोट इज़ साइंड सैम, यानी कि अब ये साइन किसने किया था, सैम जो कि उनका फ्रेंड था, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, वो उनके नाम से उसमें साइन हो रखा था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो इट, आई फाउंड आउट that Sam bought $800 worth of old style currency that ought to set him up in a nice little day feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business, not in Galesburg, Illinois in 1894. His old business, why Sam was my साइकेट्रिस्ट। तो उसके बाद चार्ली वही स्टोर, कॉइन स्टोर में चले जाते हैं जहाँ पे वो करेंसी चेंज करते हैं। तो वो पाते हैं कि जो सैम उनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने $800 जो है ना कन्वर्ट कराए थे ओल्ड करेंसी में, और जिससे कि वो अपने छोटे से दिन या फिर
जो वहाँ पे रह रहे हैं उसको काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। फीड एंड ग्रेन बिज़नेस, फीड एंड ग्रेन मतलब जो मवेशी वगैरह चराते हैं तो उनके लिए खाने के लिए जो ग्रेन वगैरह होता है उसका वो बिज़नेस कर रहा होगा, वो ऐसा अनुमान लगाते हैं। बिकॉज़ उस टाइम पे और कोई बिज़नेस ज़्यादा थे नहीं, पहले उनके लोग यही ज़्यादा करते थे। और वो हमेशा कहता था कि मेरी विश है, मतलब ये उनका एक तरीके से वो चाहते हैं कि वो ये करें। और ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो शायद ही अपने ओल्ड बिजनेस यानी कि साइकेट्रिस्ट की तरफ वापस जा पाएगा। बिकॉज उस टाइम पे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर नहीं थे, वो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, फीड एंड ग्रेन का काम करते थे। और उस बिकॉज जो सैम थे उनकी इच्छा भी थी कि शायद वो ऐसा करें। तो गेल्सबर्ग, नॉट इन गेल्सबर्ग, तो गेल्सबर्ग में तो वो अपना ओल्ड बिजनेस नहीं कर सकते थे। वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, तो उन्होंने क्या कहा, वाई कि क्यों सैम मेरा साइकेट्रिस्ट क्यों था, उन्होंने ये क्वेश्चन किया लास्ट में। देन ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। एंड इसी के साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। एंड अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में।